अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मुनफरिद ख़बरें और अच्छे अच्छे तज्ज़िये, अंदर की ख़बरें पहुंचती रहें। नाजरीन, इमरान खान साहब की एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने कई साल पहले ये दुआ की थी कि अल्लाह करे कि मलिक रियाज इस कौम को उन तमाम लोगों के नाम बता दे जो उसके साथ करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और ये वो कमेंट जो है वो अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से कर रहे थे, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे थे। और ये भी उस स्कैंडल की जो हाईलाइट रही वो ये थी कि मलिक रियाज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि चीफ जस्टिस के जो बेटे हैं उन्होंने उनको रिश्वत दी और उसकी बाप से उनके बहुत सारी जो बेल आउट्स हैं वो लेकर दिए अपने वालिद साहब से, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि पाकिस्तान की जो अदलिया है और पाकिस्तान का जो इंसाफ है वो किस तरीके से उन्होंने उसका खून किया है। मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक खान साहब की अभी रिसेंटली 2 वीडियोस जो हैं वो निकली हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि इमरान खान साहब मलिक रियाज के साथ मिलकर इस जो ताकत का खेल है उसके अंदर वो खेल रहे थे। और अब भी जब वो इस खेल से बाहर कर दिए गए हैं तो मलिक रियाज उनका केस प्लीड कर रहे हैं, उनका केस लेकर चल रहे हैं। कभी वो आसिफ अली जरदारी को फ़ोन करते हैं और उसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब वो खान साहब के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ आप वो ले लें। तो जरदारी साहब उनको कहते हैं कि अब तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वो जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस वक्त की कॉल है। रिसेंटली जो कॉल आई है उसके अंदर खान साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनकी जो बेगम है बुशरा बेगम, जो कि पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल हैं, उन्होंने कोई किरात के ऊपर जो है एतराज़ किया है कि भाई आपने जो मुझे डायमंड रिंग दी है, उसका जो रिंग है उसकी जो वॉल्यूम है उसका वो शायान शान नहीं है किसी एक ऐसी खातून के जो खातून अव्वल रही हो। वो आपने वीडियो जो है वो सुनी होगी, ऑडियो। मैं चाहता हूँ हम आपको यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वो सुनवाते जाएं साथ साथ। सुन लीजिए। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ अरी ते कर दे तो मंगवा दे। मैं कहता अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके ते मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूं। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं कल भेज दूंगा। हाँ, मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू की कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है जी, आपने सुन लिया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जहनों में ये तो आता होगा कि इमरान खान साहब, जो कि ईमानदारी के बहुत बड़े देवता समझे जाते हैं और जो अपने आप को यूँ पेश करते हैं कि वो पाकिस्तानियों के मसीहा हैं, और जो ये बताना चाहते हैं कि जनाब ईमानदारी उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा और इधर इनके मुकाबले का कोई ईमानदार सियासतदान इस मुल्क ने कभी पैदा किया ही नहीं है। 2 सियासतदानों को वो मानते हैं और मानते भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हैं, कायद आज़म और एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके अलावा वो किसी को नहीं मानते।
के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू करवाने में मदद दी, और वो पैसे जो मुल्की ख़जाने में जाने थे, जो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड थे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई इंटरनेशनली। ये जब इंग्लैंड के अंदर जब वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो वो पैसे जो आपके और मेरे ख़जाने में यानी मुल्क के ख़जाने में आने थे, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो जो है वो पहुंचा दिए वापस इनके मलिक साहब की जेब के अंदर। सो ये तो एक वाक़े जो हैं वो रहे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या पिछले 10 साल के अंदर, कि कहाँ खान साहब की मलिक रियाज साहब के साथ गूढ़ी दोस्ती हुई, और मलिक रियाज साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए रास्ते साफ़ करते रहे, और फिर कैसे चलते 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 अब यहाँ पर पहुँच गए हैं, और क्या क्या मलिक रियाज और इमरान खान की ये जोड़ी तबाहियाँ फेरती रही इस मुल्क के अंदर, और किसी को भी कानो कान खबर ना हुई। तो हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और हम चलते हैं तकरीबन 2010 के अंदर। खान साहब एक टांगा पार्टी के चेयरमैन थे, जिसको हम PTI कहते हैं, और जो मलिक रियाज थे उनका तूती बोल रहा था। मलिक रियाज साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ इन एक्लूजन काम कर रहे थे, नून लीग के साथ भी वो काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर नून लीग उनको दोनों हाथों से लुटवा रही थी, तो सिंध के अंदर जो है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, क्योंकि सेंटर में भी थी, तो वो उनको वो जो है चीज़ें दे रहे थे, उनके प्रोजेक्ट्स ओके कर रहे थे। मज़े की बात ये है कि 2008-9 के अंदर शुरू होने वाले DHA इस्लामाबाद के जो वैली के प्रोजेक्ट हैं, इस्लामाबाद वैली DHA वैली के, वो मलिक रियाज की एमा पर पीपल्स पार्टी दौर के अंदर उनको लेट करवाया गया, और इवन फौजी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ऑफ दैट DHA प्रोजेक्ट, दे वर ऑल ओके कि ठीक है जी, अगर वो लेट होता है और मलिक रियाज को फ़ायदा होता है तो इट्स ओके। सो वो भी पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर तरीन इदारे का प्रोजेक्ट भी लेट करवाया गया। बहरहाल 2011 के अंदर जो ISI थी उसने ये फ़ैसला किया कि अब इमरान खान साहब के ऊपर हाथ रखना है, और इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत के अंदर तीसरा घोड़ा होंगे। अब ISI ये फ़ैसला करे और मलिक रियाज को ना पता चले, ये तो हो नहीं सकता। तो मलिक रियाज साहब ने भी फौरी तौर पर पैंतरा देखा कि ये तो चेंज हो रहा है, तो उन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ अलग सलैक बढ़ानी शुरू कर दी। ये नहीं था कि दोनों आपस में जो है वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, बिल्कुल जानते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है वो मलिक रियाज साहब ने 2011 में शुरू की। तो आपको लाहौर का जलसा याद होगा, कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो उस जलसे के सोल फंडर थे, और ये जो पूरे का पूरा जलसा था इसकी फंडिंग के अंदर उस वक्त शुजा पाशा साहब जो DG ISI होते थे, उन्होंने मलिक रियाज को लाकर इसकी पूरी अरेंजमेंट जो है वो करवाई थी। और मेरे ज़राए ये बताते हैं, मेरे ज़राए जो कि उस वक्त PTI की सोशल मीडिया टीम के अंदर एक खातून थी, वो ये बताती हैं कि जब इमरान खान साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनको मलिक रियाज ने कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि खान साहब आज आप जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जब खान साहब गए तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा TV पर भी देख लें, आपको वो भी नज़र आ जाएंगे। तो वो उन्होंने अपनी टीम जो करीब थी, वो कहती मैं करीब ही खड़ी हुई थी, तो उनको कहा कि जी ये तो मौजज़ा है कि ये सब कुछ हो रहा है, इट्स मिरेकलस, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये सूरत हाल थी। सो मलिक रियाज साहब जो हैं वो ISI के कहने के ऊपर इमरान खान के साथ जुड़ गए। 2014 के धरने के अंदर भी जो बजाज ग्रुप सबसे बड़ा जो था, अबराज ग्रुप सॉरी, आरिफ नकवी का जो ग्रुप है, उसने सबसे ज़्यादा फंडिंग की 2014 के धरने की। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है मलिक रियाज साहब और 92 न्यूज़ के जो मालकान हैं, उनकी फ़ंडिंग भी जो है वो दस्तयाब रही। ये जो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन साहब कहते हैं या अलीम खान साहब कहते हैं कि हम बहुत बड़े फ़ंड करने वाले थे, ये उन्होंने फ़ंड ज़रूर किया है और वो फ़ंड अरबों में है, लेकिन वो इतने बड़े फंडर्स नहीं थे और वो पॉलिटिकल फंडिंग नहीं थी जो मलिक रियाज ने की, खान साहब की और बाकी जो उनके रुफ़का हैं उनकी। जब आपको याद होगा कि 2014 का जब धरना पीक पर गया और नवाज शरीफ साहब कोई चीज़ यील्ड करने पर तैयार नहीं थे, वो इस बात को मानने से इनकारी थे कि मलिक रियाज जो हैं, जो खान साहब हैं, उनको हम कोई भी जो है उनकी डिमांड इस तरीके से हम कबूल कर सकते हैं। तब एक रात को जब खान साहब जो है मामलात बिल जलाने तक ले आए थे और बात कर रहे थे कि जी सिविल नाफरमानी हो जाएगी इस मुल्क के अंदर, तब
ایک آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک مشہور بزنس مین جو ہے، معروف بزنس مین، پاورفل بزنس مین نواز شریف کے پاس گئے. انہوں نے نواز شریف کو کہا، وہ سو رہے تھے، ان کے سیکرٹری نے بتایا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے ملنا ضروری ہے. نواز شریف اوپر بالائے منزل پر تھے پی ایم ہاؤس کی، وہاں سے وہ اتر کے ان کو ملنے آئے. اور جب وہ ملنے آئے تو ان کو پیغام دیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جناب یا تو آپ چھٹی لے کر چلے جائیں یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں. یہ ڈی جی ISI کہہ رہے ہیں، ظہیر الاسلام صاحب کا وہ پیغام لے کر گئے تھے. تو وہ جو شخص تھے جو پیغام لے کر گئے تھے وہ اور کوئی نہیں، ملک ریاض صاحب ہی تھے. تو ملک ریاض صاحب نے جا کر وہ پیغام دیا تھا، اور وہ ٹائم تھا جب نواز شریف کو ان پر بہت غصہ آیا. اور یہ بھی نون لیگ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے ملک ریاض کے خلاف ٹاسک دیا چودھری نثار کو، اور چودھری نثار نے وہ ٹاسک بخوبی اپنایا اور بخوبی اس کو پورا کیا، اور وہ ان کو پنجاب سے روٹ آؤٹ کر دیا، اور وہ سندھ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. سندھ کی حکومت نے اس پوری صورتحال کے اندر ملک ریاض کے لیے سب کچھ اپنا کھول دیا، غریب ہاریوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کروائے، اور ملک ریاض کو جو ہے وہ انہوں نے فل ہینڈ فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو زمین لینا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں. سو پنجاب کے اندر ملک ریاض نون لیگ کے اس 4 سالہ دور کے اندر 2018 تک کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں کھول سکے، جو پروجیکٹ کھلے تھے وہ بھی ڈیلے میں چلے گئے تھے، اور اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا، ان کی فائلیں جو ہیں وہ بے وقت ہو رہی تھیں. اور یہ وہی وقت تھا جب KP کے اندر خان صاحب کی حکومت تھی، اور خان صاحب نے پھر ملک ریاض کو وہاں پر پروجیکٹس کھولنے کے لیے بلایا. بہت ساری جو ڈیفارسٹریشن اس زمانے کے اندر ہوئی، اور ملک ریاض کے لیے وہ تمام تر پروجیکٹس کلیئر کروائے گئے، جہاں پر ان کا اب ایک نوٹیفیکیشن بھی چل رہا ہے، یہ اس موجودہ حکومت کے اندر ہے، کہ جہاں پر ان کو پھر انہوں نے بیریا ٹاؤن جو ہے اس کو KPK کے اندر انہوں نے بنایا تھا. جو کرکٹ اسٹیڈیم تھا فاٹا کا، اس کے اندر بھی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انوالو رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بنا کر دیں گے وہ سارے کا سارا. اسی طریقے سے ہاسپٹلز بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ بنا رہے تھے، اور اس سب کے بدلے وہ ایک پولیٹیکل گرانٹ اور ایڈ لے رہے تھے KP گورنمنٹ سے. اور KP گورنمنٹ کی وہ ایڈ یہ تھی کہ وہاں کے جو جنگلات، اور خاص طور پہ جہاں پر چلغوزے کے جنگلات ہیں، وہ جنگلات ملک ریاض صاحب کو دے دی جائیں. میں نے کچھ صحافیوں سے بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ زمینیں جو بیریا ٹاؤن نے خریدی گورنمنٹ سے، وہ اونے پونے داموں، ان کے جو NOCs تھے، کیونکہ وہ اس فالٹ لائنز کے اوپر ہیں جہاں پر زلزلے آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں یا لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر کیا گیا. پھر وہ زمینیں کافی عرصے سے ادھر دے دی گئی ہیں، لیکن اس پہ کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی، اور وہاں پر جو چلغوزے کے باغات ہیں ان کا بھی جتنا بھی مال و متاع ہے وہ سارا ان کے پاس جا رہا ہے. جس میں سے جب میں نے پوچھا کہ اس میں غیر قانونی کیا ہے کہ انہوں نے زمین خریدی، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ زمینیں بھی شامل ہیں جو گورنمنٹ کی لیز کی زمینیں ہیں، پٹے کی زمینیں ہیں، اور وہ ملک ریاض صاحب کے پاس ہیں. سو عمران خان صاحب کی جو آپ نے آڈیو سنی ان کی بشرا بی بی کے بارے میں، اور اس کے اندر جناب آپ نے سنا کہ 3 کرات کی انگوٹھی نہیں 4 کرات کی انگوٹھی، یہ کوئی چھوٹی، یہ تو بڑی چھوٹی سی واردات ہے، کوئی اتنی بڑی واردات نہیں ہے. واردات اصل میں وہ ہے جو آپ کے اور میرے ساتھ مسلسل پچھلے 10 سال سے ڈل رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک ریاض کے پیسوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاست چمکائی ہے، اور اس کے بعد اب جب وہ اقتدار سے باہر آ گئے ہیں اور ملک ریاض ان کے لیے مسلسل جس طریقے سے لابی کر رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف از ناٹ ہیپی، آصف علی زرداری از ناٹ ہیپی ود دیٹ، اور یہی بات جو ہے وہ ملک ریاض کو اگلے دنوں کے اندر مہنگی پڑ سکتی ہے. ابھی اس وقت آپ ایک بیانیہ سن رہے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کس کو کیا رشوتیں دی ہیں، ذرا وہ تو پوری کریں، وہ تو ذرا دیکھیں کس کس کے نام اس کے اندر آ رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے، اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، میں جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ راول پنڈی یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا کچھ چیزیں کھول دی جائیں جس میں ذرا پتہ لگے کہ ملک ریاض اور عمران خان صاحب کے جو آپسی رشتے ہیں وہ کتنے ٹائٹ تھے، کتنے زبردست تھے، اور کتنے ویل نیٹڈ تھے. تو آنے والے دنوں کے اندر آپ مزید آڈیوز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس میں ملک ریاض صاحب اور عمران خان کا یہ گندا معاشی اور سیاسی کھیل آپ کے سامنے آئے گا. میں چند دنوں کے اندر ملک ریاض نے کس طریقے سے TV چینلز کو کرپٹ کیے رکھا اور ابھی تک کیا ہوا ہے، وہ کیا کیا سٹوریز میری صحافت کے کریئر کے اندر رہی ہیں جو ہم نے بڑی ڈائریکٹلی دیکھی ہیں، کچھ میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا ویلاگس کی صورت میں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے سٹی لاہور 42 نیوز کے ساتھ.
اور مزید سنسنی خیز سٹوریز کے لیے